नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। आज के मुख्य समाचार। क्या कोरोना और 5G टेस्टिंग का है कोई संबंध? भाजपा ने शुरू की रसोई सेवा। मंत्रियों की गिरफ्तारी से पश्चिम बंगाल में राज्य और केंद्र सरकार में तनातनी। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भी FIR। रतिया में लॉकडाउन से दुकानदार खफा। भारत विकास परिषद ने लगाया रक्तदान शिविर। अयालकी में 20 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या। रीटा सचदेवा के मार्गदर्शन में बच्चे कर रहे हैं कमाल। रजत चौधरी की मधुर आवाज के हो रहे हैं सब दीवाने। कोरोना से आज 251 नए संक्रमित और 8 लोगों की गई जान। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वरोना कुछ नहीं है। यदि लोग मर रहे हैं तो वह 5G टेस्टिंग की वजह से। टावर से निकलने वाली रेडिएशन हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और लोग मर रहे हैं। इसलिए 5G की टेस्टिंग को बंद करके देखिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह मेरा विचार नहीं है, बल्कि कन्नड़ी जैसे कई गांवों के ग्रामीणों की यही सोच है। कन्नड़ी के ग्रामीण तो गांव से मोबाइल टावर तक को हटाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी 5G के विरुद्ध जबरदस्त प्रचार चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि 5G की रेडिएशन से गला सूख रहा है। एक बड़ा तबका इस बात को मान भी चुका है कि 5G की वजह से ही कोरोना फैल रहा है। अब सवाल यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। 5G से कोरोना फैलता है या नहीं? आइए पहले जानते हैं कि 5G होता क्या है। 5G में G का अर्थ होता है जनरेशन। 5G का अर्थ हुआ 5वीं जनरेशन। मोबाइल टेक्नोलॉजी के समय बदलाव हुए हैं। पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G और अब 5G की टेस्टिंग शुरू हो गई है। हम जो तकनीक फिलहाल प्रयोग कर रहे हैं वह 4G है। 1980 में वायरलेस फोन की शुरुआत हुई। इस पर 2 लोग आपस में बात कर सकते थे। यह मोबाइल टेक्नोलॉजी की फर्स्ट जनरेशन थी। 90 के दशक में 2G की एंट्री होती है। अब मोबाइल से मैसेज भी भेजे जा सकते थे। 21वीं सदी में 3G आया। इससे फोन में इंटरनेट आ गया। फिर 4G आया। ऑप्टिकल फाइबर व हाई स्पीड प्रोसेसिंग चिप का विकास हुआ और इंटरनेट की स्पीड जबरदस्त हो गई। फिलहाल हम इसी तकनीक को यूज कर रहे हैं। अब आया है 5G। 5G की स्पीड 4G से 100 गुना ज्यादा होगी। इस स्पीड का कमाल यह होने वाला है कि कारें बिना ड्राइवर के चल पाएंगी। रोबोट से सर्जरी होने लगेगी। आदमी सोचेगा और मशीन काम करेगी। 5G को गेम चेंजर माना जा रहा है। चीन के शंघाई में तो 2019 से 5G शुरू भी हो गया है। दुनिया के कई देशों में इसका ट्रायल चल रहा है। हमें डर है कि हम कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए कुछ दिन पूर्व भारत सरकार ने भी 5G ट्रायल की अनुमति दे दी है। अभी तक हमारे स्मार्टफोन, टीवी या वाईफाई 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर चलते हैं, लेकिन इंटरनेट उपयोग करने वाले उत्पादों की बढ़ती संख्या के कारण यह फ्रिक्वेंसी जाम हो रही है। 5G से मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी के जरिए 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के खाली बैंड को इस्तेमाल की तैयारी है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव में दिक्कत यह होती है कि ज्यादा दूर तक नहीं जाती। इससे ऊंची इमारतें व पेड़ बाधा बनते हैं। ये पेड़ों की बाधाओं को तरंगे इसकी पार नहीं कर पाती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें टावर लगाने होंगे। अब सवाल यह है कि टावरों की संख्या बढ़ने से पशु पक्षियों और हमारी जान को क्या खतरा है। रिसर्च में एक बात तो जरूर सामने आई है कि टावर की रेंज से ब्रेन कैंसर की आशंका बढ़ती है। WHO ने भी मोबाइल टावरों से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को 2B कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी में वो चीजें आती हैं जो कैंसर की वजह बनती हैं। इसलिए सरकार ने भी टावर लगाने के कुछ नियम बनाए हैं। टावर के एंटीना की ऊंचाई के बराबर कोई घर नहीं होना चाहिए। जमीन से टावर की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए। मोबाइल टावर आने के बाद हमारे क्षेत्र से कौवे चिड़ियां बहुत कम हो गए हैं। श्राद्धों में तो कौवे नजर ही नहीं आते, लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि पक्षियों के मरने के पीछे मुख्य वजह मोबाइल टावर ही हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता मुकेश नारंग ने आज पशुपालन विभाग के निदेशक काशीराम से बात की और जाना कि क्या मोबाइल टावरों की वजह से ही पक्षियों की संख्या में कमी आई है। कि 5G की हमें जरूरत भी है, क्योंकि देश तरक्की तभी करता है जब हमें नई टेक्नोलॉजी में जल्दी से जल्दी हमें हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मिल जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में हमारे से डेवलप कंट्री भी 5G में आ गए हैं। दुनिया के अंदर काफ़ी देशों में 5G पहले शुरू हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं कर रहा।
सर, लोगों का कहना, ये भी कहना है कि इनकी किरणों से पक्षी की भी मौत हो रही है। देखो जी, अभी तक जो पहले 4G हैं, 3G चले, उनसे हमें कोई ऐसा, हमारे जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं या कोई और बर्ड्स हैं या वाइल्ड लाइफ के जो बर्ड्स हैं, या इन पे कोई ऐसा इल इफेक्ट नहीं देखा कि एकदम बहुत ज़्यादा नुकसान कोई हुआ है कभी। मेरी अंदाजे से ये बिल्कुल ऐसा, क्योंकि स्टडी भी की हमने, स्टडी से ही पता लगा है कि पढ़ने से कि भाई ऐसा कुछ एनिमल पे या किसी तरह कोई बर्ड पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल में WHO ने भी ये कह दिया है कि इन रेडियो फ्रीक्वेंसी से ह्यूमन बीइंग पे भी किसी तरह का कोई ज़्यादा असर नहीं है, और किसी अपने जो बर्ड जो हैं या एनिमल है उन पे भी इसका कोई नुकसान नहीं है। 5G से कोरोना फैलने के दावों में इसलिए भी कोई दम नहीं लगता क्योंकि कोरोना उन शहरों में भी फैला है जहां अभी तक 5G का ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। कई देशों के पास तो अभी 4G तकनीक भी पूरी नहीं है, लेकिन वहां भी कोरोना फैला है। इस मामले में सरकार को अपने वैज्ञानिकों को फ्रंट पर लाना होगा ताकि वह लोगों का भ्रम दूर कर सके। कोर्ट में भी कई मामले आए हैं जिसमें उन्होंने टावर हटाने की मांग की, लेकिन कोई भी व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाया कि टावरों की वजह से, टावरों की रेडिएशन से कोरोना फैलता है। हमने एडवोकेट प्रवीण जोड़ा से इस विषय पर बात की। इस विषय पर आज हमारे से बात करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण जोड़ा हमारे बीच हैं। हम उनसे इस विषय पर कानूनी पक्ष जानेंगे। नमस्कार जोड़ा जी। नमस्कार। जोड़ा जी, कोर्ट में मोबाइल टावरों को लेकर बहुत सारे मामले आए, उनका क्या परिणाम निकला? फतेहाबाद नगर में बहुत सारी जगहों पे मोबाइल टावर लगे हुए हैं। जब वो टावर लगाए जा रहे थे तो स्थानीय लोगों ने ऐतराज़ व्यक्त करते हुए फतेहाबाद की जिला अदालत में कई मुकदमे दायर हुए, जिनमें से उन लोगों ने अपने दावों में प्ली ली कि इन टावरों से की रेडिएशन से नुकसान पहुंचता है। उसके अलावा कई और प्लीज भी थी, लेकिन मुख्य प्ली तो उनकी थी कि रेडिएशन का नुकसान पहुंचता है। किसी भी दावे में कोई भी दावेदार प्लेंटिफ यह साबित नहीं कर पाया कि टावर से निकलने वाली रेडिएशंस का क्या मानव शरीर पर या किसी पशु पक्षी पर किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचता है। कई मामलों में वादियों के कई सीनियर एडवोकेट थे, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए, और उनका ये साबित ना कर पाने की वजह से फतेहाबाद की जितनी भी अदालत में जितने भी टावरों के खिलाफ मुकदमे थे वो मुकदमे खारिज हो गए थे। धन्यवाद जोड़ा जी। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार में एक बार फिर से तनातनी हो गई है। नारदा केस में आज सीबीआई ने ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रतो मुखर्जी, विनायक मदन मिश्रा, शोन चटर्जी से पहले पूछताछ की और बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी का समाचार आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर जा पहुंची और उन्होंने सीबीआई से कहा कि मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने सीबीआई से पूछा कि इस मामले में भाजपा में गए मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। इस घटना के बाद बंगाल में तनाव फैल गया। सीआरपीएफ के जवानों व सीबीआई के अधिकारियों पर हमले की खबरें आ रही हैं। इसके बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष ने हिंसा के चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा दी। कुल मिलाकर बंगाल में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक लक्ष्य गर्ग भी मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत निरंतर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। आज उन्होंने बनावाली गांव में ब्लीचिंग पाउडर, मास्क व सैनिटाइजर बंटवाए। बनावाली के साथियों ने, युवा साथियों ने ये एक पहल करी है कि किस तरीके से गांव के लोगों को जागरूक किया जाए। सबसे पहले तो ये यहाँ सैनिटाइजेशन का काम करेंगे, पूरे गांव को सैनिटाइज करेंगे। मैं आपको बता दूं साथियों के सरकार के भी हाथ पैर फूल चुके हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम के भी हाथ पैर फूल चुके हैं, और आज हमें खुद अपने गांव की जिम्मेवारी हमें खुद लेनी होगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इन साथियों से सीख के आप अपने अपने गांव की जिम्मेवारी ले। आज कोरोना से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आंखें मूंदने से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी समस्या जो गांवों के अंदर आ रही है, लोग टेस्टिंग करवाने से डर रहे हैं, और कोरोना बीमारी होने के बाद भी घरों में बुखार को लेके 10-10 दिन तक घर में रहते हैं छुप के, तो उससे जब वो फेफड़ों के अंदर अटैक करता है तो उसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और सांस फूलने लग जाती है, तब वो डॉक्टरों को दिखाते हैं। इधर झलनिया गांव के सरकारी स्कूल में कार्यरत जेबीटी अध्यापिका रीटा सचदेवा लॉकडाउन में बच्चों में क्रिएटिविटी जागृत कर रही हैं। उनके मार्गदर्शन में घर बैठे बच्चे शानदार पेंटिंग बना रहे हैं।
उनके मार्गदर्शन में बच्चे गार्डनिंग भी कर रहे हैं। रीटा सचदेवा से अनेक छात्राओं को स्कूटी चलाना सिखाकर अलग पहचान बना चुकी हैं। हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने रीटा सचदेवा से बात की। देखिए, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और 23 साल की मेरी गवर्नमेंट जॉब हो चुकी है। और जैसे कि मैं 23 साल में गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने ऐसा मुश्किल टाइम बच्चों के लिए खास तौर पर, जैसे कोरोना काल अब चल रहा है, बच्चों के लिए नहीं देखा। हाँ जी। तो मैम, हमें जैसे पता लगा है कि आप बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी काफी समय से, तो हाँ जी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, वही मैं कह रही थी ना कि ऐसा मुश्किल टाइम हमने नहीं देखा। जैसे पिछले साल हम घर बैठ गए 25 मार्च को, एकदम से लॉकडाउन लग गया और हम घर बैठ गए। तो ये सबके लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, सबके लिए ही बड़ा ही मुश्किल दौर था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को फोन करना शुरू किया कि अब पढ़ाई का कुछ और तो सिलसिला हो नहीं सकता है। तो मैंने क्या किया, बच्चों को फोन करना शुरू किया और इधर से गवर्नमेंट का भी मैसेज आ गया कि आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए जैसे ऑनलाइन स्टडी शुरू की, उनके लिए लेसन बनाने शुरू किए, उनको मोटिवेट किया कि आप मुझे फोन करें, जैसे मैं आपको फोन करती हूँ, मुझे फोन करें और मेरे लेसन, यूट्यूब चैनल बनाया, मेरे लेसन देखें। किसी तरह भी ऑनलाइन हम जुड़े रहे बच्चों से। लेकिन ऑनलाइन हमको भी पता है कि छोटे बच्चे तो नहीं वो कर सकते काम, लेकिन फिर भी चलो चल रहा था जैसे भी था। लेकिन अब जो टाइम आया ना पिछले 1 महीने से, फिर दोबारा ये मुश्किल टाइम आ गया कि अब तो हम बिल्कुल भी, जैसे ना तो बच्चे घर से बाहर निकल सकते, ना हम निकल सकते। तो मैंने क्या सोचा कि बच्चे घर बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ कर लें। इसके लिए मैंने बच्चों को घर बैठे शिक्षा मित्रों के थ्रू, जैसे कि पिछले साल सरकार ने हमें परमिशन दे दी थी कि आप शिक्षा मित्र बना सकते हैं, तो मैंने शिक्षा मित्र बना के अपनी तरफ से बच्चों की, क्योंकि बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आते हैं वो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए मैंने समाज शिक्षा मित्रों के थ्रू, शिक्षा मित्रों को मैं पैसे भिजवा देती हूँ और वो शिक्षा मित्र ड्राइंग का सामान, क्राफ्ट का सामान, पेड़ पौधे बच्चों के लिए घर घर लेके जा रहे हैं और बच्चे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बच्चे जैसे बहुत अच्छे अच्छे चित्र, क्राफ्ट और पेड़ पौधे लगाकर मुझे भेज रहे हैं और अच्छे अच्छे जैसे निबंध लिखना, खेल विधि द्वारा पढ़ना, उनको खेल विधि खेल भी लेते हैं, अगर इंडोर करते भी हैं, खेलते भी हैं और उन इंडोर खेल गेमों से काफी कुछ सीख भी रहे हैं। ऐसी गेम्स में बच्चों को करवा रही हूँ। रतिया के दुकानदार लगातार तीसरे हफ्ते लॉकडाउन लगने से सरकार से खासे खफा हैं। दुकानदारों का कहना है उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे संवाददाता जसपाल ने दुकानदारों से बात की। सरकार ने अब तीसरा लॉकडाउन भी लगा दिया है। दुकानें बंद हुए आज 16-17 दिन हो गए। व्यापारी कहाँ जाएगा, खर्चा कहाँ से देगा, दुकान का किराया, लेबर का खर्चा। दुकान बंद रहेगी तो कहाँ से खर्चा हम लेबर को देंगे और कहाँ से हम खर्चा हम अपना करेंगे। अब आज पिछले दिनों में ही जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जब हिसार में उद्घाटन करने आए थे तो वहाँ पे भी भीड़ देखने को मिली। क्या ये कोरोना हमारी जो बंद दुकानें इन्हीं पे ही आएगा? हमारी तो सरकार से यही गुहार है भी जो टाइम आप और दुकानों को दे रहे हैं उनमें से भी हमें थोड़ा सा टाइम देकर हमें दुकान खोलने का समय दे, ताकि हम अपनी लेबर, अपनी दुकान का किराया और अपना जीवन यापन कर सकें। और कुछ नहीं, हम सरकार के साथ हैं, जब भी हैं हम सरकार के साथ खड़े हैं, पर इस टाइम हमें बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। भारत के प्रसिद्ध वायरस विज्ञानी शाहिद जमील ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, भारत में अधिकारी सेट पॉलिसी के तहत सबूतों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। याद रहे कि शाहिद जमील ने ही मार्च में सरकार को चेताया था कि भारत में नया और ज्यादा संक्रामक वायरस फैल रहा है, लेकिन सरकार ने उनकी चेतावनी पर गौर नहीं किया। आज संक्षिप्त समाचारों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि वह किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। डीआरडीओ द्वारा कोरोना के लिए बनाई गई 2DG दवा आज लॉन्च हो गई। इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को दिया जाएगा। भारत विकास परिषद फतेहाबाद ने आज रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से बागबाग में रक्तदान शिविर लगाया। परिषद के राष्ट्रीय मंत्री के अरोड़ा ने शिविर का शुभारंभ किया। शाखा अध्यक्ष गगनदीप गिरधर व सचिव संदीप बंसल ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कल टोहाना आएंगे और टोहाना में कोरोना पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे तथा कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों की पीठ भी थपथपाएंगे। वहीं बुधवार को रणदीप सुरजेवाला फतेहाबाद भी आएंगे। कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर मरीजों व डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे। कोरोना महामारी से लड़ रहे जरूरतमंद मरीजों व उनके परिजनों को भोजन की कमी न हो, इसके लिए भाजपा ने आज भूना रोड स्थित भाजपा कार्यालय में रसोई सेवा शुरू की है। भाजपा की राम रसोई में मरीजों व उनके परिजनों को सुबह और शाम 2 समय निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। राम रसोई का आज भाजपा जिला प्रधान बलदेव ग्रोहा ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा नेता जगदीश शर्मा, संजय रेवड़ी, अनिल सिहाग, शम्मी ढिंगरा, राजेंद्र प्रजापति, धनंजय अग्रवाल, राखी मक्कड़, डॉक्टर रंजीत और भारती सचदेवा, बनवारी लाल गहलोत, पटेल सोनी, सतनाम सिंह, वेद प्रकाश आदि मौजूद रहे। जिला फतेहाबाद के गांव अयालकी में बीती रात 19-20 साल के किशोर की कुछ बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक संजय के पिता गुरुदेव ने बताया कि रात को संजय मेडिकल पर दवाई लेने गया था। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने बताया कि उसके बेटे को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। जब परिजन संजय को नागरिक अस्पताल लाए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता को नहीं पता कि युवकों ने उसके बेटे को क्यों मारा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आकाश व उसके दोस्तों ने मिलकर संजय की हत्या की है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। पुलिस हत्या के पीछे संजय और एक युवती के संबंधों को मानकर जांच कर रही है। ये मैंने अभी ट्यूब लेने भेजा था मेडिकल पे ट्यूब लेने गया था। बाद में किसी ने बताया कि तुम्हारे लड़के के कूटमार हो गई। तो हम जाके उठाया उसको तो खत्म हो। कितने बजे की घटना है? 7:15-8 बजे की। किस चीज़ से मारा गया? ये चक्कू लगे हुए हैं, चक्कू लगे हैं, यहाँ से गला दबाया। किस बात को लेकर झगड़ा था? ये इस चीज़ का नहीं पता। ये कोई झगड़ा नहीं है हमारा किसी को। हम उनको जानते भी नहीं, खुद जिसके साथ झगड़ा हुआ है उनको जानते भी नहीं। करता क्या था ये लड़का? घर से गया था, मेडिकल गया था। ना काम क्या करता था? काम मजदूरी करेंगे। मारने वाले कौन है पता लगे? ये उस चीज़ का पता नहीं लगा। कितने लोग थे मारने वाले? 6 आदमी बता रहे हैं। कितनी की उम्र थी आपकी लड़की? ये है ये 19-20 साल का। क्या नाम था? संजय। आप क्या लगते हैं उसको? गुरुदेव मेरा लड़का था। भाजपा नेताओं द्वारा लगातार हेल्प डेस्क लगाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कड़ी में आज अशोकनगर में स्थित CHC पर भाजपा SC सेल के जिला अध्यक्ष रंजीत और के प्रोत्साहन से 18 साल से ऊपर के युवक युवतियों का टीकाकरण हुआ। इस अवसर पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी महेश शर्मा ने विशेष तौर पर शिरकत की। इधर आज रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लालबत्ती चौक पर जागरूकता अभियान चलाकर मास्क बांटे। इस अभियान का नेतृत्व ADC मनीष नागपाल ने किया। इस अवसर पर SDM कुलभूषण बंसल, रेड क्रॉस सचिव नरेश झांझरा, डेरा सच्चा सौदा के सेवादार व अंजनी माता सोसाइटी सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स मौजूद थे। आज नगर परिषद कर्मचारी संघ फतेहाबाद के सदस्यों ने नगर परिषद प्रधान दर्शन नागपाल को ज्ञापन देकर मांग की है कि सफाई कर्मचारी को भत्ते के तौर पर 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएं। व इस महामारी के दौर में साबुन, सैनिटाइजर, मास्क आदि भी उपलब्ध करवाए जाएं। संघ प्रधान राजाराम टांक ने बताया कि इन मांगों को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपा गया था, मगर कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए आज सभी सदस्य नव प्रधान दर्शन नागपाल से मिले और अपनी मांगे बताई। दर्शन नागपाल ने उनकी मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया। वहीं संघ प्रधान ने कहा कि अगर 1-2 दिन में मांगे नहीं मानी जाती तो उनका धरना, हड़ताल व प्रदर्शन का रूप ले लेगा। लवकेश बंसल की रिपोर्ट। क्या सर मांगे है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी जो मांगे हैं यहाँ कर्मचारियों की, कि यहाँ से एक तो कर्मचारियों को अपना बड़ी दिक्कत आ रही है। ये हिसाब से हमने बार कहा सर आप अपना डोंगल बनवाइए जिससे कर्मचारियों का EPF निकल जाए। 2-3 महीने से लगातार हमने मांग पत्र दरखाया और हम ये हिसाब से मिले, मगर आज तक भी, आज का वादा करा था सोमवार का, आज भी डोंगल नहीं बना। इसलिए कर्मचारियों में भारी रोष है। कुछ हमारी यहाँ की लोकल मांगे हैं कि हमने यहाँ से प्रशासन से कहा कि हर प्रति माह में तेल साबुन मिलना चाहिए, मगर इस लॉकडाउन में ये आज दुकानें बंद है कि इसलिए हमारा तेल साबुन नहीं मिला। आज प्रधान जी से हमारी बातचीत हुई दर्शन नागपाल से,
उसने कल का आश्वासन दिया है कि भी कल आपको तेल साबुन मिल जाएगा। पर हम आपसे अनुरोध करते हैं प्रशासन की, जो भी हमारी जांच मांग है उसका जल्दी निपटारा किया जाए। पुलिस ने फतेहाबाद के 45 स्टोरियों की एक सूची बनाई है। इस सूची में कई नामी लोगों के नाम शामिल हैं। फतेहाबाद में संगीत की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है रजत चौधरी। संगीत की दुनिया में रजत को सोना राज के नाम से जाना जाता है। उनकी आवाज में जादू है, तो उनके लिखे गीत भी पंजाबी संगीत में खूब धूम मचा रहे हैं। पूर्व विधायक स्वतंत्र बाला चौधरी के सुपुत्र रजत चौधरी ने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने की बजाय संगीत को प्राथमिकता दी। रजत कई वीडियो एल्बम में भी काम कर चुके हैं। हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने रजत से बात की और उनके गाए गीत सुने। आइए आप भी इन गीतों का आनंद लें। तो ये कैसे हुआ सर, आप एडवोकेट हैं और म्यूजिक का कैसे आया तो थॉट? म्यूजिक में तो मैं बचपन से ही हूँ। ये क्वालिफिकेशन तो मैंने बाद में अचीव किया है, बट म्यूज़िक से तो मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। शुरू से ही टीवी में गाने सुनने, रेडियो में गाने सुनने, उनको गुनगुनाते रहना, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, तो बचपन से मेरा पैशन म्यूज़िक ही रहा है। तो सर इन फ्यूचर आप और किसके साथ काम करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हर लिरिसिस्ट का सपना है कि वो कभी ना कभी अरिजीत सिंह के साथ काम करे, तो वो मेरा भी सपना है। और मेरा एक सपना पूरा होने जा रहा है कि मैं जतेंद्र शाह जी के साथ मेरे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। उनको मैं काफ़ी टाइम से बहुत एडमायर करता हूँ, मेरे बहुत ही पसंदीदा म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। मैं उनको काफ़ी टाइम से सुनता भी हूँ, तो मेरा एक सपना पूरा हुआ है कि मेरे उनके साथ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो सर उनका कोई आप सॉन्ग गुनगुनाना चाहेंगे? जतेंद्र शाह जी का ओ मैं ਤਾਂ ਚਿਤਕ ਲਿਆ ਸੀ ਪੱਲੇ ਅੱਡ ਕੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਮੂੜੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਏ ਲੈਂਸਰੋਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਰੱਬਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके दवे कार। ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके दवे कार। हाय रजत चौधरी का पूरा इंटरव्यू आप कल 12 बजे YouTube पर स्ट्रीट मेल टीवी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रीट मेल टीवी सब्सक्राइब करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर स्ट्रीट मेल टीवी के साथ बने रहें। आप स्ट्रीट मेल को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। YouTube पर स्ट्रीट मेल को सर्च करें तो वहां पर लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा नजर आएगा। सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। बटन दबाते ही आपको स्ट्रीट मेल टीवी पर अपलोड होने वाले सभी समाचारों की सूचनाएं लगातार मिलती रहेंगी। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। नमस्कार।